मानक जी, पहले तो ये बता दूं कि सुरेंद्र राजपूत लगभग 6-7 मिनट बोले। अब मुझे मेरा वक्त चाहिए, और मैं जब बोलूं तो मैं नहीं चाहती कि कोई बीच में, अरे भाई साहब, कोई बीच में टीका टिप्पणी करे। मानक जी, आपकी जिम्मेदारी है। अरे बहन जी, हम नहीं बोलेंगे आपसे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। चुप हो जाइए। आपने बहुत कुछ बोला, मैंने सुना, अभी आपके सुनने अरे की बहन बारी जी, है। बिल्कुल चुप है, हम बिल्कुल चुप है, चिंता मत कीजिए। हाँ, चलिए चलिए, हाँ बोलिए। धन्यवाद, धन्यवाद। आपकी मेहरबानी, चुप ही रहिए थोड़ा वक्त। अभी मानक जी, पहले तो मैं जो नरेंद्र मोदी का कल का प्रधानमंत्री जी का भाषण था लाल किले की प्राचीर से, मैं कहूंगी जबरदस्त भाषण था। 103 मिनट में नरेंद्र मोदी जी ने भारत की क्या उपलब्धियां हैं, विकसित भारत की ओर हम कैसे तेज रफ्तार से बढ़ रहे हैं, समृद्ध भारत 2047 तक बन जाएगा। पर सबसे जो खूबी थी उनके भाषण की, वो ये थी कि उन्होंने पहली बार आरएसएस के 100 साल के सेलिब्रेशंस के मौके पर आरएसएस को दुनिया की सबसे बड़ी एनजीओ ठहराते हुए आरएसएस के योगदान का खुले दिल से समर्थन किया। दूसरी बात, उन्होंने डेमोग्राफिक चेंज के बारे में बात की। उन्होंने पॉपुलेशन जिहाद या डेमोग्राफिक जिहाद के शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, पर आपके शो पर मैं हिचकिचाऊंगी नहीं। डेमोग्राफिक जिहाद एक सच्चाई है और इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तीसरी और सबसे अहम बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से वीर सावरकर के योगदान पर भी रोशनी डाली। मुझे 2 पंक्तियां कहूंगी, 10 सेकंड दीजिए। परिश्रम में जो तपा है उसने ही इतिहास रचा है, जिसने फौलादी चट्टानों को तोड़ा है उसने ही समय को मोड़ा है। समय को मोड़ देने का भी यही समय है, यही समय है। समय को मोड़ देने का भी यही समय है, यही समय है। नरेंद्र मोदी जी की ये जो पंक्तियां हैं, ये सुनकर कई कांग्रेसियों के पेट में बहुत दर्द हुआ। विपक्ष ने तो खैर कल इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस को बॉयकॉट कर दिया। ये उनकी छोटी मानसिकता को दर्शाता है। पर आज मैं कुछ अहम मुद्दों पर, राकेश सिन्हा जी बैठे हैं, वो तो खैर जो कहेंगे कहेंगे, पर एक चीज कह दूं। पहली बात, मैंने इस पर कल एक्स पर एक पोस्ट भी डाला था, क्योंकि सुप्रिया श्रीनेत ने कहा आरएसएस की बड़ाई करने वाले मोदी जी कौन होते हैं, ये बहुत गलत हो रहा है, हमारे बच्चों को गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है। तो कांग्रेसियों की जो याददाश्त है थोड़ी ताजा कर दूं, इनकी याददाश्त कमजोर होती जा रही है। नरेंद्र मोदी जी की बात छोड़िए, अभी बात करते हैं इंदिरा गांधी की। 20 मई 1980 इंदिरा गांधी ने आरएसएस के उस वक्त के जो सचिव थे पंडित बाखले, उनको चिट्ठी में लिखा, वीर सावरकर्स daring defiance of British government has its own importance in the annals of our freedom movement. वीर सावरकर was a remarkable son of the nation. कहने का तात्पर्य हिंदी में यह है कि पंडित बाखले को चिट्ठी में इंदिरा गांधी ने वीर सावरकर की बहुत जोरों से तारीफ करते हुए कहा कि वीर सावरकर का जो स्वतंत्रता अभियान में योगदान है उसे हम भुला नहीं सकते, और वो भारत के एक बहुत ही वीर सुपुत्र हैं, रिमार्केबल सन। ये संजू वर्मा ने नहीं कहा, जिस इंदिरा गांधी की आप बीन बजाते रहते हैं कांग्रेसियों, कहते हैं इंदिरा गांधी बनना आसान नहीं है, उसी इंदिरा गांधी ने 1980 में पंडित बाखले को वीर सावरकर का व्याख्यान करते हुए चिट्ठी लिखी थी। पहली बात। दूसरी बात, 1963 में रिपब्लिक डे परेड की सेलिब्रेशन में आरएसएस को इनविटेशन किसने दिया था कि भाई रिपब्लिक डे परेड में आप शामिल होइए, आपके बिना परेड अधूरी रह जाएगी। उस वक्त के कांग्रेस के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू, आपके पंडित नेहरू आरएसएस को इनविटेशन देते हैं। आपके पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी वीर सावरकर की तारीफों के पुल बांधती हैं, और आपकी सुप्रिया श्रीनेत, जयराम रमेश और पवन खेड़ा, जिनको इतिहास की चूं तक जानकारी नहीं है, वो वीर सावरकर के बारे में अन्यथा अपशब्द बोलते हैं, और मैं तो ये कहूंगी बकवास करते हैं। मुझे ये शब्द कहने में आपत्ति हो रही है, पर यहां पर मैं भौंकूंगी नहीं, क्योंकि सुरेंद्र राजपूत ने कुछ भौंकेंगे भौंकूंगा शब्द की जो इन्होंने इस्तेमाल किया, मैं उस लहजे में बात नहीं करना चाहती। ये सीरियस डिबेट है। बट लास्ट में बिना ज्यादा वक्त लिए हुए, आपके दर्शकों को यह जानना बहुत जरूरी है, आने वाली पीढ़ियों को भी यह जानकारी मिलनी चाहिए। मानक जी, हमने आज तक नेहरू जी के बारे में सुना,
हमने इंदिरा गांधी ने क्या किया हमने सुना, पर क्या आपको ये पता है? मुझे नहीं लगता कि हमारी जो जेन जी है या जेन एक्स है या मिलेनियल्स भी है, उनको ये पता है कि हमारे कौन कौन से फ्रीडम फाइटर्स थे जिनको फांसी हुई। मंगल पांडे के बारे में क्या पढ़ाया गया? राजगुरु के बारे में पढ़ाया गया, सुखदेव के बारे में पढ़ाया गया, भगत सिंह के बारे में पढ़ाया गया, अशफाकुल्ला खान के बारे में पढ़ाया गया, मैडम भीकाजी कामा के बारे में पढ़ाया गया। मतलब बाकी स्वतंत्र सेनानियों के योगदान पर मिट्टी फेर दिया कांग्रेस ने। और ये भी कहना चाहती हूं, कल सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद आती है कांग्रेसियों को। अरे यही सरदार वल्लभ भाई पटेल का हमने जब स्मारक बनाया केवड़िया में 2018 में 597 फीट, लगभग 600 फीट का, तो क्या कहा था आपको याद है? राहुल गांधी, सोनिया गांधी, पवन खेड़ा, जयराम रमेश, अरे 3000 करोड़ खर्च करके सरदार पटेल का स्मारक बनाने की आखिर मोदी सरकार को जरूरत क्या थी? आज इनको पटेल याद आ रहे हैं। और लास्ट पॉइंट ये है कि 1946 में, ये संजू वर्मा नहीं कह रही, के.आर. मलकानी पढ़िए, प्रोफेसर चिमनलाल पढ़िए, आप आर.सी. मजूमदार पढ़िए, बिपिन चंद्र पढ़िए, राधा कमल मुखर्जी पढ़िए, किसी भी इतिहासकार, रोमिला थापड़ भी पढ़िए, जो कि एंटी बीजेपी और प्रो लेफ्ट रही है। एक चीज हर किसी ने मानी है, और वो ये है कि प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज कितनी थी 1946 में? 14। 2 ने नेहरू का समर्थन किया, 12 ने सरदार पटेल का समर्थन किया। मतलब 86% कांग्रेस वर्किंग कमिटीज ने सरदार पटेल का समर्थन करते हुए कहा इन्हें प्रधानमंत्री बनना चाहिए। पर नेहरू जी ने क्या कहा? माय वे और दी हाईवे, प्रधानमंत्री तो मैं ही बनूंगा। हालांकि सिर्फ 2 प्रोविंशियल कमिटीज का समर्थन है मुझे। ठीक है, ओके भारतीय जनता ऑलराइट, ओके शक्ति यादव, पहले शक्ति यादव, उसके बाद आ रहा हूं वारिस पठान, आ रहा हूं राकेश जी, उसके बाद शक्ति यादव। शक्ति भाई, ये बिहार में चुनाव है ना, इसीलिए आपकी इंपॉर्टेंट भूमिका है। लाल किले से आरएसएस का जिक्र करना, घुसपैठियों का जिक्र करना, लगता है बिहार पर प्रधानमंत्री की नजर है। आरएसएस का ये जो उन्होंने एक बयान दिया, ये इस पर दिल्ली में तो देख रहे हैं आप, कांग्रेस पार्टी ने इसे हाथों हाथ ले लिया है। आपका क्या मानना है आरएसएस पर, और देश का बंटवारा किसने करवाया था? शक्ति यादव।